हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 8 अवकलज के अनुप्रयोग B3 लेक्चर नंबर B3 आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। जैसे पहला 8.1 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा करने को दिया था। और अगर आप चाहें तो मैं आपको, चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको पाँचवा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव, क्योंकि गुब्बारा गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है। तो गुब्बारे में हवा भरी जाती है, इसलिए गुब्बारे का आयतन, एक ही बात है, हवा का आयतन या गुब्बारे का आयतन। V = V नहीं दिया गया है, लेकिन उसने क्या कहा, एक पंप द्वारा 900 सेमी, और इसका होता है 4/3 πr³, क्योंकि गुब्बारा क्या है, गोला है। और दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, dV dt = 900 सेमी³ ठीक है। ध्यान से देखते हैं, गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे के त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr dt पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, dr dt पूछा जा रहा है, जबकि त्रिज्या दी गई है r = 15 सेंटीमीटर। तो ये समीकरण 1 है। फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ से dV dt कर लें, सीधा सीधा दिया गया है, तो 4/3 पाई, और इसका हो गया 3r² और dr dt। dV dt कितना दिया गया, 900। 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, 4πr² और dr dt। dr dt हमसे पूछा जा रहा है, तो 900 = 4π इंटू r की वैल्यू कितनी दी गई है, 15, तो 15 का स्क्वायर, और dr dt यहाँ से ये आ जाएगा 900 बटे कितना आ जाएगा, 4π इंटू 225, और dr dt 225 × 4 कितना होता है, 900, तो ये कितना आ गया, 1/π, और dr dt, या इसी को हम लिखेंगे 1/π सेमी प्रति सेकंड की दर से त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपका मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए, 1/π। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपका कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 8.1 का। अब हम बात करते हैं बच्चों, किसकी, ये क्वेश्चन नंबर 6 की। ये भी क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, चूंकि गुब्बारा गोलाकार है, कैसा है, गोलाकार है, का व्यास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, गुब्बारे का व्यास, व्यास क्या होता है, d = कितना दिया गया, 3/2 और 2x+1, कोई मात्रक नहीं दिया गया। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r, तो 3/4 और 2x+1। ओके, इसके आयतन यानी कि गुब्बारे का, इसलिए गुब्बारे का आयतन, तो गुब्बारे के आयतन की बात कर लेते हैं। तो गुब्बारे का आयतन V = 4/3 πr³, तो V = क्योंकि x के सापेक्ष करना है तो r का मान रख दो, तो पाई
और यहाँ क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है, अरे 3/4 हो आएगा, 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो v इक्वल्स टू 4/3 पाई, 3 3 का 9 3 27, 4 चौके 16 चौके 64 और 2x प्लस 1 का होल क्यूब। 4 से ये कट गया कितने बार, 16 बार, और 3 से ये कट गया 9 बार। तो v इक्वल टू 9/16 पाई और 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब x के सापेक्ष कह रखा है उसने, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, आयतन के परिवर्तन की दर। तो क्या हो जाएगा dv dx 9/16 पाई और इसका हो जाएगा 3 और 2x प्लस 1 की होल स्क्वायर और 2x का हो जाएगा 2। तो 2 से तो ये 8 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा dv dx इक्वल टू 9 27/8 पाई और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही कहलाएगा आयतन में परिवर्तन की दर। कोई प्रॉब्लम, आप देख लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी वस्तु की इकाइयों के उत्पादन में Cx बराबर दिया गया है और इस तरीके से कह रहा है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत दिया है कुल लागत C of x इक्वल्स टू 0.005 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है सॉरी, एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x और प्लस 5000 प्लस 5। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सीमांत लागत। तो सीमांत लागत क्या होती है मैं आपको बताऊं। सीमांत लागत का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट। क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, इसको शॉर्ट में एमसी कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका dCx/dx। ठीक है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो इसका हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.035 या 15 एक्स स्क्वायर 0.04x और प्लस के 30। ठीक है, इसी को हम क्या कह देंगे, सही से अगर देखें तो ये मार्जिनल कॉस्ट है, एमसी बराबर है। ठीक है, एमसी बराबर मार्जिनल कॉस्ट। तो एमसी एक्स बराबर कितनी इकाइयाँ उत्पादित हो रही हैं, देखो कितनी इकाइयाँ, 3 इकाई, 3 इकाई उत्पादित की जा रही है, तब और सीमांत लागत कितनी है। तो एमसी 0.015 और 3 का स्क्वायर 0.04 × 3 और प्लस 30, ये आ जाएगा 0.33 जा 9 15 नंबर 135 135 और ये आ जाएगा 0.12 और 30। ठीक है, तो 30.135 और 0.12 30.135
और 0.120 तो कितना हो गया 5 और 30.015 ये रुपीज आएगा शायद। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट यही कहलाएगी सीमांत लागत। क्या कहलाएगी? तो 3 इकाई उत्पादित करने में वो कह रहा है जहाँ सीमांत लागत का अर्थ होता है संपूर्ण तात्कालिक परिवर्तन की दर। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, इसका डिफरेंशिएशन कर दें, जिसके सापेक्ष दिया गया x के सापेक्ष कर दें और x बराबर क्या रख दें, जितनी इकाइयाँ उत्पादित की जा रही हैं, तो 3 इकाई उत्पादित की जा रही है उसको मार्जिनल कॉस्ट पर रख दिया जाए, वो आपका आंसर से होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों एक अगला सवाल, एक 10वां सवाल और सुन लें। 10वां इसी तरह करना होगा, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपयों में निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त की गई। तो Rx बराबर होता है 13x² प्लस के 26x प्लस के 15। तो आपको यहाँ पर सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू करना है तो MR होता है और इसका DRX बटे DX निकाल दें, ऐसे ही करके निकल आएगा और x बराबर कितनी रख देंगे 15। उत्तर हो सकता है किताब में रॉन्ग आए तो उसको आप सुधार कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन 8वां है, बहुत ईजी है। अब इसमें केवल एक क्वेश्चन बताने लायक रह गया, वो हम बताएंगे 9वां। किसी एक साबुन के गोली बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया dr/dt बराबर कितना दिया गया 0.2 सेमी पर सेकंड की वृद्धि हो रही है, यानी कि बढ़ रहा है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल ds/dt में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, जबकि बुलबुले की त्रिज्या कितनी हो 7। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल देना, क्या दिक्कत आ गई? क्या होता है बुलबुला, गोली बुलबुला है तो गोला हो गया, तो उसका क्या होता है 4πr²। तो 4πr² ले लेना और उसका अवकलन कर देना, r का मान रख देना, dr/dt का मान रख देना, t के सापेक्ष करना। फिर इसके आयतन में वृद्धि, तब इसकी त्रिज्या दी गई है तो आयतन क्या होता है 4/3 πr³। उसका डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष कर देना, dr/dt का मान रख देना, dr/dt दोनों में दिया गया है। ठीक है, नहीं आई बात समझ? dr/dt दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, dr/dt आएगा उसका मान रख देंगे और r का मान एक बार 7 रख देंगे और जब आयतन का निकालेंगे तो r बराबर 5 रख देंगे। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये नोट डाउन कर लो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत शानदार है, इसको आप इम्पोर्टेंट जरूर समझें और करें। क्या कह रहा है, एक नली से 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बालू उड़ेली जा रही है। एक नली से, यहाँ नली है कोई, यहाँ से बालू उड़ेली जा रही है और वो नीचे एक शंक्वाकार ढेर बना लेती है, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है। तो ये शंक्वाकार, ये R हो गई, ये H हो गई, ये होने को तो L हो गई, लेकिन देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। ठीक है, जो भी कह रहा हो अब सुन लेते हैं। तो उसने क्या कहा है, एक नली से उड़ेली जा रही शंख का निर्माण इस प्रकार, आधार की त्रिज्या 1/6, ऊंचाई में किस प्रकार गति हो रही, ऊंचाई में वृद्धि, और यही है। तो नली से जो बालू उड़ेली जा रही है तो बालू का आयतन दिया गया। तो यहाँ से चूँकि नली से बालू उड़ेली जा रही है जिससे एक शंकु का निर्माण होता है, शंकु का निर्माण होता है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r, ऊंचाई h है। ठीक है, h है। तब प्रश्नानुसार बालू का आयतन
बालू के आयतन का परिवर्तन की दर। तो बालू जो गिराई जा रही है वो शंकु का रूप ले लेती है और वो दे रखा है 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, ये दे रखा है। अवडेली की वायु शंकु का निर्माण इस प्रकार होता है। शंकु की ऊंचाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शंकु की जो ऊंचाई है वो सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6वां भाग, तो h बराबर r/6 या r बराबर 6h, जैसी भी आवश्यकता होगी। शंकु की ऊंचाई में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, तो पूछा जा रहा है dh dt। क्या पूछा जा रहा है? dh dt, ये आपसे पूछा जा रहा है। और उसने एक बात और कही, ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है, जबकि ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं, इसलिए शंक्वाकार ढेर का आयतन जो भी है, बालू है जो भी है ना, तो उसका आयतन, ढेर किसका लगा है? बालू का। तो आयतन क्या होता है? V = 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आप सबसे पहले ये देखा करो कि लाना क्या है, तो हमें सब चीज़ किस में लानी है? h में। तो यहाँ से परिवर्तन कर लेते हैं, तो 1/3 पाई और r का मान किस में रख दें? 6h का होल स्क्वायर और इंटू h। बिल्कुल सही है। तो v = 1/3 पाई 6 छक्का 36 h क्यूब, h स्क्वायर इंटू h। 3 से ये कितने बार कट गया? 12 बार कट गया। और v = कितना हो गया? 12 पाई और h क्यूब। यहाँ देखते चलना। अब हम क्या करेंगे, इसका dv dt लेंगे। क्या लेंगे? dv dt। तो 12 पाई और 3h स्क्वायर और क्या आएगा? dh dt। अब देखो dv dt का मान कितना हो गया? कितना दिया गया? 12, ये दिया गया ना, यहाँ रख दिया। 12 = 12 पाई इंटू 3 इंटू h का मान कितना है? 4, और क्या दिया गया? dh dt। 12 से 12 कट गया। ठीक है, ये कितना आ गया? 1 = 4 चौके 16 तिया 48 पाई, और क्या आ गया? dh dt। तो 1/48 पाई बराबर dh dt। इसलिए dh dt बराबर 1/48 पाई सेमी और प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। किसमें? ऊंचाई में इस दर से 1/48 पाई सेमी प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से आपकी 8.1 एक्सरसाइज का समापन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। हमने जो भी क्वेश्चन कराए हैं इसको आप नोट डाउन कर लें, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो आप फिर भी पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है। अब हम आगे चलेंगे और अगला टॉपिक जो भी है उसको लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें बच्चों, ये वर्धमान या ह्रासमान फलन है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगला जो टॉपिक है इसी में वो हमारा सेकंड टॉपिक है डेरिवेटिव का, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। कौन से फलन वर्धमान होते हैं और कौन से फलन ह्रासमान होते हैं, यानी कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो वृद्धि करते हैं और कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो क्या करते हैं? ह्रास करते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, अर्थात उनमें ह्रास होता है। तो यही बात करने के लिए कुछ हमने डायग्राम से आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ये सवाल को हल नहीं करेंगे, ये डायग्राम है। इसके बाद में भी अभी मैं कुछ प्रमेय आदि बताऊंगा, उसके बाद में ही सवाल जो हैं वो आपके हल हो सकते हैं। कुछ प्रमेय होती हैं जो कि कंडीशन पे निर्भर करता है, जैसा कि मैंने कल बताया था, f' (x) > 0, देन
हम कहते हैं कि कैसा है, वर्धमान है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, हम कहते हैं ह्रासमान है, और एफ डैश एक्स बराबर 0, तो ये एक अचर फलन है, अर्थात ये इस तरीके से दर्शाता है। तो अभी हम उसकी बात करेंगे जिससे हम सवाल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, ये केवल ये हम जान लेते हैं कि क्या चीज़ होती है ना। थोड़ा सा वर्धमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम अंग्रेजी में इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। फलन एफ ऑफ एक्स विब्रत अंतराल, सब लोग जानते होंगे विब्रत अंतराल a, b में वर्धमान कहलाता है। ये कंडीशन है, ये याद रखनी पड़ेगी आपको और याद होनी भी चाहिए। यदि x1 इज लेस देन x2 देन f ऑफ x1 इज लेस देन एंड इक्वल f ऑफ x2। ये कहता है कि अगर x1 छोटा है x2 से तो फंक्शन का मान भी छोटा और उसके बराबर हो सकता है किसके, f ऑफ x2 के। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB। वो कह रहा है x1 x2 की जो भी वैल्यू है वो किस अंतराल में, विब्रत अंतराल में फॉलो करना चाहिए। अर्थात इसका जो हमने ग्राफ बनाया है, इसका ग्राफ जो है वो वर्धमान का मतलब ये होता है कि ये पैरेलल भी हो सकता है, किसी के इक्वल भी हो सकता है। तो अर्थात ये x अक्ष के समांतर हो गया, कैसा हो गया, x अक्ष के समांतर, देखो पैरेलल। तो ये बिल्कुल ड्रॉ नहीं हो रहा है, स्ट्रेट नहीं चल रहा है ना, स्ट्रेट नहीं चल रहा है, इसीलिए ये कैसा फलन है, वर्धमान फलन है। कैसा फलन है, वर्धमान फलन है। तो ये इस तरह से रुक रुक के आगे बढ़ता है, बढ़ता तो है, आगे तो चल रहा है, वृद्धि तो कर रहा है, लेकिन रुक रुक के आगे चलता है, इसलिए इसको हम वर्धमान फलन कहते हैं। इसकी कंडीशन क्या बताई, x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2 देन f of x1 is less than and equal f of x2 for all x1 x2 belongs to AB। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये इसका क्या है, डायग्राम है। नेक्स्ट बात करते हैं निरंतर वर्धमान फलन की। किसकी बात करते हैं, निरंतर वर्धमान फलन की। तो निरंतर वर्धमान फलन क्या होता है, निरंतर ये कहता होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है जो कहीं रुकता नहीं है, सीधा वृद्धि करता हुआ जाता है। फलन f ऑफ x विब्रत अंतराल a, b, फलन f ऑफ x विब्रत अंतराल a, b निरंतर वर्धमान फलन कहलाता है यदि x1 इज लेस देन x2 देन क्या, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 इक्वल नहीं होता है, अर्थात ये सीधा चला जाता है। इस तरीके से क्या करता है, ये निरंतर हो जाता है, स्ट्रिक्टली हो जाता है, स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली वर्धमान हो जाता है। अर्थात विब्रत अंतराल AB में, मतलब ये कहता है विब्रत अंतराल AB में x के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे f ऑफ x भी क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा। समझ में आ गई, ये आपका निरंतर वर्धमान फलन कहलाता है जो आगे की ओर ग्रोथ करता जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्रासमान फलन, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर लेते हैं। फलन f ऑफ x विब्रत अंतराल, फलन f ऑफ x विब्रत अंतराल a, b में ह्रासमान कहलाता है। ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2 देन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल f ऑफ x2, ठीक है। f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल f ऑफ x2, तब फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB, x1 x2 बिलोंग्स टू AB। अर्थात हमारी कहने का मतलब ये है कि x1 छोटा है x2 से, ये चारों की कंडीशन सेम ही रहती है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल f ऑफ x2 के होगा और फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB के होगा। इस बात को आप गौर फरमाएं, ठीक से समझें। इसमें क्या होता है, x1 इज लेस देन x2, अर्थात इसमें जो फंक्शन है वो इस तरीके से चलता है, ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ पर कैसा चल रहा था, नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पर फंक्शन कहाँ चल रहा है, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है। तो ये कैसा फलन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, जो नीचे की ओर इस तरीके से ड्रॉ हो रहा हो, ग्रोथ कर रहा हो, नीचे की ओर ग्रोथ ही करेगा,
वो ऊपर की ओर करता है, ये नीचे की ओर, तो कैसा फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे नंबर की, ये आता है निरंतर ह्रासमान फलन। स्ट्रिक्टली, इसमें भी स्ट्रिक्टली शब्द का प्रयोग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये हम बता रहे हैं आपको। तो फलन एफ ऑफ एक्स विवृत अंतराल a, b में निरंतर ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x1 इज लेस देन x2 देन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB। अर्थात ये कहता है कि यहां पर f ऑफ x1 बड़ा होना चाहिए f ऑफ x2 से, x1 लेस देन x2 होना चाहिए। तो इसका जो फिगर आता है वो इस तरह से आता है, ऊपर से सीधा नीचे की ओर रिस्ट्रिक्ट करता हुआ जाता है, कहीं रुकता नहीं है। जैसे यहाँ नीचे से ऊपर की ओर रिस्ट्रिक्ट करता हुआ जाता है, वैसे ही यहाँ ऊपर से नीचे की ओर रिस्ट्रिक्ट करता हुआ आता है। इसको हम निरंतर ह्रासमान फलन की श्रेणी में रखते हैं। जो फलन इस तरह से ग्रोथ करते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, वो निरंतर ह्रासमान फलन कहलाते हैं। एक और फंक्शन यहाँ पर जोड़ा गया है बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ना तो वो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, आपने देखा हो साइन का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है, इस तरह के ग्राफ होते हैं। तो आपने इस ग्राफ के बारे में पढ़ाई है। तो ये जो ग्राफ है वो अगर किसी पर्टिकुलर अंतराल में पूछा जाए तो वो ना तो वर्धमान, मान लो यहाँ से यहाँ तक कैसा हो रहा, वर्धमान हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कैसा हो रहा है, ह्रासमान, तो लगातार कुछ नहीं होता है, यानी कि कंटिन्यूअस में कुछ नहीं होता है, कंटिन्यूटी में नहीं होता है। इसीलिए ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान की श्रेणी में आता है। ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, ठीक है। तो ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, तो ये इसकी क्वालिटी है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि ये पांचों ग्राफ जो मैंने बताए हैं वो एक तो वर्धमान फलन का है, ठीक है। वर्धमान फलन की कंडीशन x1 इज लेस देन x2, f ऑफ x1 इज लेस देन एंड इक्वल f ऑफ x2, x1 x2 बिलोंग्स टू AB, ठीक है। इसकी कंडीशन, इसका फिगर, इसकी कंडीशन, इसका फिगर, इसकी कंडीशन, इसका फिगर, इसकी कंडीशन, इसका फिगर और इसकी फिगर। कंडीशन नहीं लिखी गई है, कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो हम बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो आपने इसको नोट डाउन कर लें 2 मिनट में, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये कुछ प्रमेय और हैं, हम प्रमेय लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे प्रमेय लिख दें। यदि फलन f कॉमा अंतराल a कॉमा b में संतत तथा विवृत अंतराल a कॉमा b में अवकलनीय है, तब, ठीक है, फर्स्ट नंबर f डैश x इज ग्रेटर देन 0, बंद कर, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB इज इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ हम कह सकते हैं कि AB में, a कॉमा b में वर्धमान फलन है। कैसा फलन है? वर्धमान फलन है, ठीक है। सेकेंड, यही कंडीशन है जो मेन इंपॉर्टेंट है, मेन कंडीशन यही है। मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0 देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB बराबर f ऑफ x, अर्थात AB में वर्धमान फलन है। f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। पूरा यही रहेगा, x बिलोंग्स टू AB और
ए बी में ह्रासमान फलन है। कैसा फलन है? ह्रासमान फलन है। ठीक है। और तीसरी कंडीशन और होती है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ए बी में क्या कहलाएगा? अचर फलन है। ए बी में अचर फलन है। ये कंडीशन होती है, हम ये कह सकते हैं आवश्यक प्रतिबंध है एक तरीके से। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये हमारी सवाल को हल करते हैं बच्चों। इसी से हमारा सवाल हल होगा। और एफ ऑफ एक्स ए बी में, ये भी हम आपको बता दें, एफ ऑफ एक्स संवृत अंतराल ए बी में एक दिष्ट फलन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक दिष्ट फलन। एक दिष्ट फलन भी कहलाता है। ये भी हम लिख सकते हैं, मतलब संवृत अंतराल ए बी में एक दिष्ट फलन है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी तीन कंडीशन बनती हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन वर्धमान फलन है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 देन ह्रासमान फलन है, और एफ डैश एक्स बराबर 0। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें पॉइंट मिलेंगे। जब भी हम एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे तो कुछ हमें पॉइंट मिला करेंगे। जिन पॉइंटों पर हम क्या चेक करेंगे? चेक करेंगे क्या कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है। हम इनकी पॉइंटों की बात कर लेंगे तो वो हमें वर्धमान और ह्रासमान की कंडीशन में मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेके बता देता हूं जिससे आज आपकी शुरुआत हो जाए। थोड़ा सा ले लेते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर है अपना 7। क्या कह रहा है? वह अंतराल ज्ञात कीजिए वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर 12x और प्लस 3 12x प्लस 3। ए कह रहा है वर्धमान और बी कह रहा है ह्रासमान। चलो ये तो बाद की बात है। ये कह रहा है वर्धमान है, ह्रासमान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्विंग में एफ ऑफ एक्स बराबर 2x क्यूब 9x स्क्वायर 12x और प्लस 3। चलिए बच्चों क्या निकालेंगे? सब काम निर्भर करता है एफ डैश एक्स पे, अर्थात इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2 3 जा 6x स्क्वायर 9 दूनी 18x और प्लस 12। ठीक है। इतनी आपने बात देख ली। अब हमने जब जैसे ही देखा तो एक कंडीशन हम बना सकते हैं, यहीं से ले लो। तो एफ डैश एक्स में ये 6 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर 6 3 18 और 6 दूनी 12। तो अब हम अचर फलन की कंडीशन को लगा दें। अचर फलन की कंडीशन क्या होती है? हम जानते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2 इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 बन जा 2 तो 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस 1, हाँ गड़बड़ हो रहा है, ये क्या आ रहा था? प्लस, सही है। ठीक है। -1 तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों में पेयर बन गए तो x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं हम लोग। आज आपको ये पता लग जाएगा कि वर्धमान ह्रासमान को सवाल में कैसे करते हैं। तो हमने जैसे ही देखा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1। तो x के दो बिंदु आए, तो बिंदु क्या आ गए? x बराबर 1 और x बराबर 2। पक्का होगा? तो x बराबर 1 और x बराबर 2, ये क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इनको। क्या कहते हैं? क्रांतिक बिंदु। क्या कहते हैं? क्रांतिक बिंदु। अब हम आपको तरीका बता दें। जो भी हमारे बिंदु आते हैं उनको हम क्या करते हैं? ठीक है। x बराबर 1 2 जो भी आ रहे हैं, x बराबर 1 और x बराबर 2 वास्तविक संख्या रेखा को
वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा जानते हो, वास्तविक संख्या रेखा को 3, अगर 2 आते हैं तो 3 असंयुक्त अंतरालों में बांटेगा, 1 आता है तो 2 में बांटेगा, n आएगा तो n+1 में। 3 असंयुक्त अंतरालों, 3 असंयुक्त अंतरालों में विभक्त करता है। क्या करता है? विभक्त करता है। अर्थात हम आपको करके बता रहे हैं, ये हमने लिख दिया माइनस अनंत से प्लस अनंत, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, पक्का आएगा, फिलहाल तो अभी लिख ही लो। तो माइनस अनंत से +1 और 1 से 2 और 2 से अनंत, तो 3 बन गए। माइनस अनंत से 1, 1 to 2 एंड 2 to इन्फिनाइट। ठीक है, हम दोनों तरीके आपको बता रहे हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर चेक करने वाला भी फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस अनंत से 1 चेक कर लेते हैं। तो माइनस अनंत से 1 आपको f' चेक करना। तो f' अपना क्या आया था? अपना f' ये आया। देखो ये सब चल रहा है, तो हम f' में थोड़ा सा सुधार कर देते हैं आपके। f' तो 6 x - 2 और x - 1 इस तरीके से बना लेंगे, और यहाँ कंडीशन लिख देंगे f' बराबर 0। ठीक है, क्यों बना लेंगे? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे माइनस अनंत और 1 के बीच। माइनस अनंत और 1 के बीच में कौन सी वैल्यू सबसे सुगम है? 0। सबसे सुगम 0 है, तो 0 रखो। 0 रखी तो 0 - 2 और 0 - 1 क्या आ गई? पॉजिटिव। कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। तो f' अर्थात f' कैसा आ गया? पॉजिटिव। यहां से भी पता लग रहा है f' इज ग्रेटर देन 0। कैसा है? वर्धमान। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ले लिया 1 to 2। 1 to 2 में कितना आ गया? 3/2। 3/2 हमने इसमें लिया, तो 3/2 2 दूनी 4 नेगेटिव, 3/2 इसमें लिया तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ गई। f' कैसा आ गया? नेगेटिव। f' अर्थात f' इज लेस देन 0। कैसा हो गया? ह्रासमान। ठीक है, और तीसरा बिंदु और लास्ट ले लेते हैं, बस खत्म हो जाएगा यहीं पे। ये आ गया 2 to अनंत। इसमें कैसी वैल्यू आ गई? 3 रखेंगे तो पॉजिटिव और 3 रखेंगे तो भी पॉजिटिव, तो f' कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो इसलिए देन f' इज ग्रेटर देन 0। कैसा आ गया? वर्तमान। तो कंफर्म हो गया कहां से कहां तक में? ये निश्चित हो गया कि 2 अंतराल आ गए। इसमें आंसर फर्स्ट लिखेंगे माइनस अनंत 1 यूनियन 2 to अनंत में फलन कैसा है? वर्धमान है। कैसा है? वर्धमान है। और सेकेंड उत्तर, ये ए उत्तर हो गया और ये बी उत्तर होने वाला है। बी उत्तर क्या होना? 1, 2 में फलन कैसा है? ह्रासमान है। कैसा है? ह्रासमान है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमने यहाँ पर भी दर्शाया संख्या रेखा पर भी, अगर ये पॉजिटिव आ रहे हैं तो वर्धमान हो गया, अगर ये नेगेटिव आ रहा है f' तो कैसा हो गया? ह्रासमान हो गया है। तो हमने यूनियन लगा दो या हिंदी में और लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले फैक्टर करेंगे, f' बराबर 0 रखेंगे, फैक्टर के बिंदु निकालेंगे, उन क्रांतिक बिंदुओं को वास्तविक संख्या रेखा पर सजाएंगे, जितने आए उससे एक अधिक आएगा। 3 असंयुक्त अंतराल बन गए। 3 असंयुक्त अंतरालों पर चेक करने में रखना मत वैल्यू को, केवल चेक करनी है, रख के देख लेना, चिन्ह देखना है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाए तो f' इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव आ जाए तो ह्रासमान है और वर्धमान है। जिसमें आ जाए उसका उत्तर लिख दिए। थैंक यू सो मच।